लोग कहते थे उसको मुझसे प्रेम था। हम सब सखियां रोज़ाना जब मैं मुना आपा के पास सिलाई कढ़ाई सीखने जाती थी तो वो शहतूत के दरख्त के नीचे बाली और फीके के साथ बैठा होता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो गया था और अम्मा पिंड के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। बहुत नेक और परहेजगार औरत थी। मैंने भी उन्हीं से कुरान पाक पढ़ा था। अक्सर हफ्ते में एक दिन कभी उनसे मिलने चली जाती तो वो बहुत खुश हो जाती थी। मुझे आज भी याद है जिस दिन उसकी शहर में नौकरी लगी थी, उसकी अम्मा ने पूरे पिंड को मीठे चावल खिलाए थे। हमारे घर भी जब वो चावल देने आया तो प्लेट पकड़ाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। हमारे पिंड में खेतों को पानी देने के लिए लोगों ने छोटी छोटी नहरें बनाई हुई थी। एक नहर पर तो सीमेंट की पुली बनाई हुई थी, लेकिन दूसरी वाली नहर पर किसी ने लकड़ी का आरजी तख्ता रखा हुआ था जो अब पानी लगकर गल रहा था। वो उन दिनों छुट्टियां गुजारने पिंड आया था। उस दिन जब हम वहां से गुजर रहे थे तो वो वहां अकेला था। उसके हाथ में गन्ना भी था। दूर से मुझे तकने के बाद नजदीक आने पर उसने सर झुका लिया। जब हम दूसरी नहर तक पहुंचे तो वहां शफीक तर खान पहले से औजार संभाले खड़ा था। लकड़ी का तख्ता टूट गया था और वो दूसरा पुल बनाने के लिए माप ले रहा था। हम लड़कियों को देखा तो थोड़ी देर रुकने को कहा। सब सखियां तो बड़ी चुस्ती से नहर फलांग गई, पर मैं रह गई। शकू ने मशवरा दिया कि मैं आज छुट्टी कर लूं, कल जब पुली बन जाए तो तब आ जाऊं। पर मैंने तकिए के खिलाफ पर इतनी मेहनत से जो कढ़ाई की थी वो मैं मूना आपा को आज ही कैसे ना दिखाती। मैं ना मानी तो शफीक तर खान ने उसे आवाज़ दी। उसने सर उठाया और फिर उठकर हमारे पास आ गया। तर खान ने उसे कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे नहर पार करा दे। बड़ी ही खुशी से उसने सर उठाकर मुझे देखा। आंखें चमकी। उसका हाथ शायद बरस से ज्यादा ठंडा होगा। लंबा तड़ंगा, दोनों किनारों पर पांव जमाए उसने दायां हाथ बढ़ाया, जिसकी मदद से मैंने दूसरी तरफ छलांग लगाई। वापसी पर सरिये और लकड़ी की नई पुल्ली बन गई थी, लेकिन वो वहीं खड़ा था। मौलवी करमदीन के जुम्मे के खुतबे की आवाज़ स्पीकरों से आ रही थी, लेकिन वो दरख्त के नीचे खड़ा अपने हाथ को देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। मुझे कभी कभार वो चल्ला लगता था। वो और बाली अब्बा की तबीयत मालूम करने आए थे। उसके अब्बा और मेरे अब्बा पिंड के स्कूल में मास्टर थे। उसके अब्बा के इंतकाल के बाद भी वो मेरे अब्बा से मिलने आ जाता था। वापसी पर जब वो जाने लगा तो अब्बा ने हाथ आगे बढ़ाया। उसने हाथ मिलाने के बजाय अब्बा को जप्पी मारी। बानी फौरन बोला, चाचा ये कल से किसी से हाथ नहीं मिला रहा, कोई हाथ मिलाए तो ऐसे ही जप्पी पा लेता है। नल से पानी भरते हुए बाली की बात सुनते ही दुपट्टा मुंह में ठिसाए खी खी हंसती रही मैं। वो सचमुच चल्ला था। एक बार मेरी अम्मा ने उससे शहर से कुछ सामान मंगवाया तो वो बहुत मज़ेदार इमली भी लाया था। इमली की तो मैं वैसे ही बहुत शौकीन थी। जेब खर्च में से इमली खरीदने के लिए पैसे ज़रूर बचाती थी। फिर जो गला ख़राब होता और तब चढ़ती तो अम्मा खूब सुनाती। उसकी लाई हुई इमली भी मैं 2 दिन में ही चट कर गई थी। उसकी अम्मा ने बताया था कि वो कल शहर जा रहा है, तो मैंने फ़ौरन मासूम शक्ल बनाए उसे दोबारा इमली लाने की दरख्वास्त कर दी। उसकी तो ईद ही हो गई थी। ज़रूर ला दूंगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी अम्मा को पता ना चले, वरना उन्होंने मेरी कुट-पुट लेनी है। उसने खुशगवारियत से देखा तो मैंने कहा, ला दोगे ना? मैं मुतमईन नहीं थी, लेकिन उसने कहा, हाँ ला दूंगा, लेकिन इमली ज़्यादा ना खाया करो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा ठीक है, उससे वादा करती मैं वापस आ गई। 2 हफ्ते बाद जब वो वापस घर आया तो मैं दोपहर को ही उसके घर पहुंच गई थी। मुस्कुराते हुए इमली का बड़ा सा पैकेट जब उसने मेरे हाथ में थमाया तो मेरे मुंह में पानी आ गया। इतनी ज़्यादा पसंद है इमली? लालची बच्चे की तरह मैंने पैकेट को देखते हुए जवाब दिया, बहुत। ज्यादा मत खाया करो, बीमार हो जाओगी। कोई ना, इमली खा के मरने में क्या बुराई। वो छुरी से गन्ना छील रहा था। रुका, मरने की बातें ना करो। क्यों? मैंने नहीं मरना, मजाक से कहकर मैं हंसी,
लेकिन ये एकदम चुप हो गई। उसने छुरी से हाथ को काट लिया था। मैंने खौफ से उसके हाथ से बहते खून को देखा और वहाँ से भाग गई। काफ़ी दिन वो नज़र ना आया। मैं भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। एक एक करके सब सखियों की शादियाँ हो गई। अब बस मैं और शग्गू ही रह गए थे। शग्गू को चूड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन पीले रंग की चूड़ियाँ पहनकर आई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने मांग ली तो मुंह बना लिया। अम्मा को निमोनिया हुआ था तो इयादत के लिए उसकी अम्मा हमारे घर आईं। शग्गू से मेरा दिल बड़ा खफा था, इसलिए सबसे मुंह बसूरे बैठी थी। उदास बैठे देख उन्होंने अहवाल पूछा तो शग्गू के छोटे दिल का बता दिया। ले, ये भी उदास होने की बात है। मैं अपने बेटे से कहकर मंगवा दूंगी शहर से। बता कौन से रंग की चूड़ियाँ पहनेगी। और मैंने पीले रंग की ही चूड़ियाँ मंगवाईं। चूड़ियाँ लेने जब मैं उसके घर गई तो वो सहन में ही था। मैंने शुक्रिया अदा किया तो उसका चेहरा खिल उठा। अम्मा कमरे में इमली का पैकेट रखा है, वो भी इसे ला दे। अब खुश होने की बारी मेरी थी। इमली का सुनते ही हस्बे तवक्को मेरे मुंह में पानी आ गया। वादा करो ज्यादा नहीं खाओगी। वादा। मैंने दांत निकालकर वादा किया। कुछ और शहर से चाहिए हो तो बता देना। मैमूना आपा ने कढ़ाई के नए नमूने दिए हैं। सुना है रेशमी कढ़ाई के धागे शहर से अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये मेरे लिए भी लाया था। तुम रंग बता दो, ले आएगा, अम्मा ने बताया। अच्छा, मैं रंग लेकर आती हूँ, कहकर मैं घर आ गई। बड़ी बहन घर आई हुई थी। भांजों के साथ ऐसे मसरूफ़ हुई कि बात ही भूल गई। असर के वक्त शग्गू का छोटा भाई मुझे बुलाने आया। शग्गू बाजी बुला रही है। जब से उसका रिश्ता हुआ था हमारी फिर से दोस्ती हो गई थी। मैं दुपट्टा सर पर डालते निकली तो वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था। मुझे शर्मिंदगी के साथ हैरानी भी हुई। वो पता नहीं कब से वही खड़ा था। खैर मैं वापस आ गई और उसे रंगों का बताया और वो वापस घर जाने के बजाय बस अड्डे की तरफ जा रहा था। शग्गू की शादी में वज़ीर हुसैन की अम्मा को मैं पसंद आई तो चट मंगनी और पट ब्याह करके मैं साथ वाले गांव आ गई। सखियों से सुना था कि वो मेरी शादी वाले दिन पिंड आया था। मेरी शादी का सुना तो गिरकर बेहोश हो गया। पिंड वालों ने उठाकर घर पहुंचाया। सवेरे उसकी मौत का ऐलान मस्जिद के स्पीकरों से हुआ। उसकी अम्मा तो सख्ते से हटी नहीं और हफ्ते बाद उसके पहलू की कब्र में जा लेटी। शादी के झमेले ख़त्म हुए तो ऊपर तले 2 बच्चों ने मसरूफ़ कर दिया। शादी के बाद ज़िंदगी की डगर ही बदल गई। कई साल बाद अपनी अम्मा की पहली बरसी पर जब कब्र पर फातिहा पढ़ने आई तो हमारे पिंड के हलवाई चाचा अपनी बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे थे। ऐसे ही ख्याल आया तो चाचा से उसकी कब्र का पूछा। वो सामने इमली का बूटा देख रही हो, वहीं सो रहा है। चंद सालों में उसकी कब्र पर इमली का बूटा उग आया था। आदत से मजबूर मैंने इमली तोड़ी तो उसका जायका वैसा ही था जैसी इमली वो शहर से लाया करता था। उसके बाद मैं वहाँ से उठी ही नहीं।